गुड मॉर्निंग। हम लोग नागार्जुन जी को पढ़ रहे थे। मैंने आपको बोला था कि मैं कुछ उनकी कविताएं आपको सुनाऊंगा और भी उनका जो परिचय दिया उसमें जो बातें कही गई उनकी पुष्टि के लिए कुछ कविताएं आपको सुनाना आवश्यक है, आप समझ पाए कि क्या लिखते थे। किसी के भी विरोध में लिखते थे, जो सच होता था वो लिख देते थे। ऐसा कुछ उनको भय नहीं होता था कि पता नहीं मेरा क्या होगा। तो वो शासन के विरोध में भी खूब उन्होंने लिखा। जैसे आपको मैं बताता हूँ, एक कविता है उनकी बड़ी प्रसिद्ध, इंदू जी क्या हुआ आपको। ये इमरजेंसी देश में जब लगी थी तो इंदिरा गांधी पर व्यंग्य करते हुए उन्होंने लिखा। कविता थी, क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को। इंदू जी क्या हुआ आपको, बेटे को तार दिया बोर दिया बाप को। क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको, मतलब बेटे को उबारने के लिए आपने बाप को डुबा दिया। देश से यहाँ मतलब है असल में, और उनके बेटे की कहानी वो अलग कहानियाँ हैं, उन पर हम लोग नहीं जाएंगे। आपकी चाल ढाल देख देख लोग हैं दंग, हुकूमती नशे का वाह वाह कैसा चढ़ा रंग। सच सच बताओ भी क्या हुआ आपको, यों भला भूल गई बाप को। छात्रों के लहू का चस्का लगा आपको, काले चिकने माल का मस्का लगा आपको। किसी ने टोका तो ठसका लगा आपको, अंट संट बक रही जुनून में। शासन का नशा घुला खून में, फूल से भी हल्का समझ लिया आपने हत्या के पाप को। इंदू जी क्या हुआ आपको, बेटे को तार दिया बोर दिया बाप को। बचपन में गांधी के पास रही, तरुणाई में टैगोर के पास रही। अब क्यों उलट दिया संगत की छाप को। क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको, बेटे को याद रखा भूल गई बाप को। इंदू जी इंदू जी इंदू जी, रानी महारानी आप, नवाबों की नानी आप, नफाखोर सेठों की अपनी सगी माई आप। काले बाजार की कीचड़ आप, काई आप। सुन रही गिन रही गिन रही, सुन रही सुन रही सुन रही, गिन रही हिटलर के घोड़े की एक एक टाप को, एक एक टाप को, एक एक टाप को। सुन रही गिन रही एक एक टाप को, हिटलर के घोड़े की, हिटलर के घोड़े की एक एक टाप को। छात्रों के खून का नशा चढ़ा आपको, यही हुआ आपको, यही हुआ। उस समय छात्र आंदोलन को दबाया गया था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी देश में इमरजेंसी के समय। तो उस पर इन्होंने एक अपना उद्गार व्यक्त किया। यह जो कहने का तरीका था वो बड़ा ही अक्खड़ तरीका था, बड़ा ही ठोस तरीका था उनका, कि मतलब मैं डरता नहीं किसी से, मैं जो बात आई वो कहूँगा। साहित्य हमेशा राजनीति के खिलाफ और समर्थन में बोलता रहता है। तो उन्होंने बिना डरे ऐसी चीज़ें लिखी जिसमें वो कड़वी बातें कही गई थी जो कोई कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इंदिरा गांधी उसमें बहुत पावरफुल लेडी थी, देश क्या दुनिया की पावरफुल लेडी मानी जाती थी। तो उन पर यह एक व्यंग्य था। इसी तरह उन्होंने नेहरू जी के समय में लिखा, आपने एक पढ़ा है जॉर्ज पंचम की नाक, उसमें जो बातें हैं वही इन्होंने कविता में कही है। ब्रिटेन की रानी आने वाली थी तो उसी पर जो तैयारियां वगैरह हो रही थी उस पर एक व्यंग्य था इनका। आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, यही हुई है राय जवाहरलाल की। रफू करेंगे फटे पुराने जाल की, यही हुई है राय जवाहरलाल की। आओ रानी हम ढोएंगे पालकी। तब वो रानी आएंगी तो उसके लिए सब जो यहाँ फटे पुराने चीज़ें थी, जो अस्त व्यस्त चीज़ें थी, उनको किसी तरह से ठीक किया जा रहा था कि रानी देखें तो उनको बुरा नहीं लगे। इसलिए उनको तो वही रफू करना, मतलब जैसे कपड़ा फट जाता है तो उसको धागे से सिल के उसको ऐसा कर दिया जाता है कि दिखे नहीं दूर से। तो वैसे ही यहाँ की व्यवस्था को रफू करके ठीक किया जा रहा था, उसी पर इनका यह व्यंग्य था। आओ शाही बैंड बजाए, आओ बंधनवार सजाए, खुशियों में डूबे उतराए। आओ तुमको सैर कराए उटक मंड की, शिमला नैनीताल की। आओ रानी हम ढोएंगे पालकी। उटक मंड ऊटी को कहते हैं। तो रानी को संबोधित कर रहे हैं कि आओ हम लोग तुम्हारी सेवा में तत्पर रहेंगे, तुमको घुमाएंगे फिराएंगे, तुम्हारी पालकी ढोएंगे, बैंड बजाएंगे। तुम मुस्कान लुटाती आओ, तुम वरदान लुटाती जाओ। आओ चांदी के पथ पर आओ जी कंचन के रथ पर।
नज़र बिछी है एक एक दिक्पाल की, छटा दिखाओ गीत की लय की ताल की, आओ रानी हम डोएंगे पाल की। इस तरह से उन्होंने कई कविताएं लिखी जो शासन के सीधे सीधे विरोध में थी। कोई हिम्मत नहीं करता था कि शासन के विरोध में, सरकार के विरोध में इतनी कड़वी बातें लिखी जाए, लेकिन ये वो कड़वे सच जो होते थे उनको ये लिख देते थे, ये किसी से उसमें दबते नहीं थे। फिर इमरजेंसी पर एक उन्होंने लिखा जो बड़ा प्रसिद्ध हुआ, बाकी बच गया अंडा, उसका नाम था कविता का। 5 पूत भारत माता के, दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया बाकी रह गए 4। गांधी जी, 4 पूत भारत माता के, चारों चतुर प्रवीण, देश निकाला मिला एक को बाकी रह गए 3। 3 पूत भारत माता के, लड़ने लग गए वो, अलग हो गया उधर एक, अब बाकी बच गए 2। एक जिन्ना बच गया जो पाकिस्तान लेके चले गए। 2 बेटे भारत माता के, छोड़ पुरानी टेक, चिपक गया है एक गदी से बाकी बच गया एक। 2 बेटे बच गए, नेहरू जी और जयप्रकाश नारायण। 1 पूत भारत माता का, कंधे पर है झंडा, पुलिस पकड़कर जेल ले गई बाकी बच गया अंडा। अब नेहरू जी गुजर गए, उसके बाद जब शास्त्री जी हुए, उसके बाद इंदिरा गांधी जब बनी प्रधानमंत्री तो इमरजेंसी लगा, उसमें जयप्रकाश नारायण, ये जयप्रकाश नारायण से पहले की बात है, किसी और के बारे में है, मैं पूरा नहीं ये कर पा रहा हूँ, लेकिन था शासन के विरोध में ही कि उसको भी, उसने जब आवाज़ उठाई तो उसको भी पुलिस ने जेल में डाल दिया और अब कोई बचा नहीं। तो इस तरह से उनकी अनेक कविताएं थी, कई संवेदनशील कविताएं थी जिसमें भावना भी देखने को मिलती है बहुत ज़्यादा। जैसे एक और भी है इस तरह का, बापू के ताऊ निकले, बापू के भी ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के, सरल सूत्र उलझाऊ निकले तीनों बंदर बापू के, सचमुच जीवनदानी निकले तीनों बंदर बापू के, ज्ञानी निकले ध्यानी निकले तीनों बंदर बापू के, जल थल गगन बिहारी निकले तीनों बंदर बापू के, लीला के गिरधारी निकले तीनों बंदर बापू के, सर्वोदय के नटवर लाल, फैला दुनिया भर में जाल, अभी जिएंगे ये 100 साल, 2.5 घर घोड़े की चाल, मत पूछो तुम इनका हाल, सर्वोदय के नटवर लाल। ये अलग अलग जो लोग उस समय थे, सर्वोदय आंदोलन हुआ था और भी कई सारी चीज़ें थी, उन पर इनका व्यंग्य था। तो इस तरह से और भी था, बच्चे होंगे माला माल, खूब गलेगी उनकी दाल, औरों की टपकेगी राल, इनकी मगर तनेगी पाल, मत पूछो तुम इनका हाल, सर्वोदय के नटवर लाल। यह सीधे सीधे वह व्यंग्य करते थे जो उस समय सत्ता में होते थे, पावर में लोग होते थे। उसी तरह से एक और था, खड़ी हो गई चाँप कर कंकालों की हूक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक, उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक, बड़ी बधिरता 10 गुनी, बने विनोबा मूक। विनोबा भावे जो बड़े योगी थे और उन्होंने भूदान का एक मुहिम चलाया था। धन्य वह शासन की बंदूक। इस तरह से उनकी काफ़ी सारी कविताएं हैं जो बड़े ही अलग अलग तरीके की है, अलग अलग सरोकारों पर है, जो संसार में, जो भारत में जो समस्याएं चल रही थी उनसे मिलती जुलती, उनसे जुड़ी हुई, उनके उद्गारों को व्यक्त करने वाली कविताएं उन्होंने बहुत सारी लिखी। कालिदास पर उन्होंने लिखा, निराला पर लिखा, बहुत सारी ऐसी भी कविताएं हैं जो इन सब चीज़ों से हट करके उन्होंने लिखा। कई उपन्यास लिखे। तो इस तरह से नागार्जुन बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और कोई ऐसा छूटा नहीं उनसे कोई भी ऐसी चीज़ जिस पर उन्होंने नहीं लिखा हो। तो चलिए आज हम इस कविता की बात करते हैं जो आपकी किताब में है। पहली जो कविता है वह है यह दंतुरित मुस्कान। इसको मैंने पढ़कर कल बताया था आपको। बैठिए अभी। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूलि धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। एक मिनट। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूलि धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात।
यहाँ कवि एक छोटे बच्चे से मिल रहे हैं, उनके घर का ही कोई बच्चा है जिससे वह मिल रहे हैं। तो जब वह मिलते हैं तो वह बच्चा उनको देख के ऐसे हंसता है दांत दिखा करके। तो अब इनकी जो भावनाएं हैं, इनके हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं, उसको ऐसे व्यक्त कर रहे हैं कि तुम्हारी जो यह दंतुरित मुस्कान है, दांत वाली जो मुस्कान है, यह किसी मृतक में भी जान डाल दे सकती है। इसमें इतना सम्मोहन है, इसमें इतना आकर्षण है, यह इतना सुंदर है कि कोई मृतक भी जीवित हो उठेगा इस मुस्कान को देखकर। धूल धूसर तुम्हारे ये गात, धूल मिट्टी लगा हुआ तुम्हारा जो यह शरीर है, ऐसा लग रहा है जैसे छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जैसे तालाब को छोड़कर कमल का फूल मेरी झोपड़ी में आ गया हो, मेरे घर में आकर खिल रहा हो। तुम उस कमल के फूल के समान लग रहे हो। कमल कीचड़ में होता है, पानी गंदे पानी में होता है, साफ पानी ऊपर से होता है, लेकिन नीचे तो कीचड़ ही होती है। तो ऐसा लग रहा है तुम्हारा यह धूल धूसरित शरीर देख करके कि जैसे तालाब को छोड़कर कमल का फूल मेरे घर में आकर खिल रहा है। तुम्हारी हंसी ऐसी है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। ऐसी ही मोहक मुस्कान का स्पर्श पाकर, या तुम्हारे शरीर का स्पर्श पाकर, कोमल शरीर का, जो कड़े पत्थर हैं, जो कठोर पत्थर हैं, वो जल बन गए होंगे, वही पानी हमें दिखाई देता है। ये उसकी प्रशंसा में कह रहे हैं, उसका जो आकर्षण था, उसकी जो मोहकता थी, उस पर कह रहे हैं कवि कि तुम्हारे ही जैसे किसी मोहक बालक के स्पर्श से सभी पत्थर पानी बन गए होंगे। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। आगे कह रहे हैं पत्थर पानी बन गया, तुमसे छूते ही, तुम्हारे स्पर्श पाते ही, चाहे बांस हो या बबूल हो, उसमें से सुंदर फूल झरने लगे। बबूल में कांटे होते हैं, बांस में भी फूल नहीं होता, लेकिन चाहे जो भी रहे उसमें से फूल झरने लगे। तुम्हारा स्पर्श इतना मोहक है, तुम्हारा स्पर्श इतना चमत्कारी है कि शेफालिका के फूल झरने लगे। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अब बच्चा जैसे किसी अपरिचित को देखता है तो देखता रहता है, ऐसा कुछ देर तक ऐसा देखता ही रहेगा। तो कह रहे हैं कि तुम लगता है मुझे पहचान नहीं पाए, इसीलिए मुझे एकटक देख रहे हो। अनिमेष का मतलब एकटक देख रहे हो, बिना पलक झपकाए देख रहे हो। थक गए हो, अब देखते देखते तुम थक गए हो क्या? मैं अपनी आंखें फेर लूं, मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूं तो तुम विवश हो कि मेरी तरफ देख रहे हो, पहचानने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसे तो देखते देखते तुम थक गए होगे। तुम्हारा इतना कोमल शरीर है तो तुम्हारी आंखें मुझे देखते देखते थक गई होंगी। तो मैं क्या आंखें अपनी फेर लूं, मैं उधर घूम जाऊं कि तुमको थोड़ा आराम मिल जाए? क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। अब वो आगे कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, पहली बार में परिचित नहीं हो सके तो क्या दिक्कत है, परिचित हो लेंगे। अब आगे कह रहे हैं यदि तुम्हारी मां न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। कि अगर तुम्हारी मां माध्यम नहीं बनी होती, बच्चे को इस धरती पर कौन लाता है? उसकी मां लाती है। तो वो माध्यम, वो मीडियम जो है वो कौन है? मां है। तो तुम्हारी मां यदि आज माध्यम नहीं बनी होती तो मैं न तुमको देख पाता न जान पाता कि यह दंतुरित मुस्कान कैसी होती है, कितनी मोहक होती है, कितनी आकर्षक होती है, कितनी अच्छी होती है। तो यह मैं नहीं देख पाता। वह धन्यवाद भी ज्ञापित कर रहे हैं, वह आभार भी व्यक्त कर रहे हैं कि मैं तब नहीं देख पाता यदि वह माध्यम नहीं होती। तो अब आगे कह रहे हैं कि धन्य तुम भी धन्य हो, तुम इतने आकर्षक हो, तुम इतने मोहक हो, तो तुम तो धन्य हो ही, माँ भी तुम्हारी धन्य। वह माँ भी धन्य है जिसने तुमको जन्म दिया और मुझे यह सुख प्राप्त हुआ तुम्हारी दंतुरित मुस्कान देखने का, तुम्हारी यह मोहक मुस्कान देखने का। इसलिए तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। मैं तो चिर प्रवासी हूँ। चिर मतलब हमेशा, पुराना, बहुत सारा, जैसे भी उसको कहिए। चिर प्रवासी मतलब मैं हमेशा से प्रवासी हूँ। प्रवासी का मतलब हुआ बाहर रहने वाला, दूसरी जगह वास करने वाला।
तो मैं तो प्रवासी या कुछ दिनों के लिए आने वाला अतिथि जैसा भी कह सकते हैं। तो मैं इतर, मैं अन्य, मैं अलग तरह का हूँ, मैं दूसरा हूँ। मैं तो हमेशा प्रवासी ही रहा, मैंने तो तुम्हारे जीवन में कोई योगदान ही नहीं दिया है। तो इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर। तो इस अतिथि से तो तुम्हारा प्रिय कोई संबंध रहा नहीं। तुम तो अपनी माँ को जानते हो, अपनी माँ की उंगलियों का ही मधुपान तुम करते रहते हो, उसी में सुख पाते हो। देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जब की आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। अब इन सब के बीच में जब तुम कनखियों से ऐसे मुझे देखते हो और मुझसे तुम्हारी नज़रें मिल जाती हैं, आंखें चार होना मतलब आपस में आंखें मिलना, नज़रें मिल जाना। तो जब तुम इधर कनखी मार कर देखते हो और मुझसे तुम्हारी आंखें चार हो जाती हैं, तब तुम जो मुस्कुराते हो, दंतुरित मुस्कान जो देते हो, मेरा थोड़ा बड़ा ही है, बच्चे का छोटा छोटा होता है, मतलब उसकी दांत जो उसके होते हैं वो छोटे होते हैं। तो मैं मुस्कुरा कर बता रहा हूँ, लेकिन इतना बड़ा अगर बच्चा मुस्कुरा दे तो आदमी घबरा जाए। लेकिन यहाँ उस प्यारी मुस्कान की बात हो रही है, उस आकर्षक मुस्कान की बात हो रही है जिस पर सभी मोहित हो जाते हैं। बच्चे की मुस्कुराहट पर कौन नहीं मोहित होगा। तो कह रहे हैं कि जब तुम कनखी मार कर देखते हो, कनखियों से ऐसे देखते हो तिरछी नज़र से, और मेरी आंखें तुम्हारी आंखों से मिलती हैं, तब जो तुम मुस्कुराते हो वह मुझे अद्भुत लगती है, बड़ी ही प्रिय लगती है, बड़ी ही आकर्षक लगती है, छविमान लगती है, सुंदर छवि दिखता है मुझे उसमें। तो ये थी पहली कविता। इसमें मैं सोच रहा हूँ कि दूसरी भी आज ही पढ़ाऊँ कि कल पढ़ाऊँ। आज एक ही रहने देंगे, नहीं तो फिर दोनों मिक्स हो जाएगा। तो इसलिए आज हम लोग एक ही कविता करते हैं। फिर आपको जो दिक्कत होगी आप लोग पूछिएगा, नहीं समझ में आए तो फिर उसको अगले दिन मैं और विस्तार से बता दूंगा। ठीक है, तो इसका जो भाव हुआ कुल मिलाकर वो यही हुआ कि जो छोटा बच्चा है उसकी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भावनाएं उत्पन्न हुई उसको उन्होंने इन शब्दों में व्यक्त किया है। उसको एक बहुत ही सुंदर और स्नेहिल ढंग से व्यक्त किया है। उसमें अपनी भावनाएं उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से निभाई है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो कविताएं मैंने आपको सुनाई और यह जो कविता है, दोनों में कोई तुलना नहीं है। वो कविताएं राजनीतिक विरोध की कविताएं थी, वो कविताएं सरकार के शासन के विरोध में नहीं डरने वाले एक विद्रोही आवाज़ के रूप में लिखी गई थी। और यहाँ एक भावनात्मक कविता है, एक मर्मस्पर्शी कविता है कि कैसे इनको अंदर कहीं ना कहीं इस बात का चुभन भी है कि मैं घूमता रहता हूँ, मैं घर में नहीं रहता हूँ, मेरा संपर्क नहीं होता है घर के सदस्यों से। तो इस बात का एक कहीं ना कहीं टीस उनके मन में है जो उठती रहती है, और उनको लगता है कि जो सामान्य जीवन होता है वह ऐसा होता है। लेकिन उनका स्वभाव था, वह एक जगह टिक कर नहीं रह सकते थे, वह घूमने फिरने वाले थे, नई चीज़ें देखने जानने के शौकीन थे। तो इस कारण से वह घूमते रहते थे। लेकिन उनको यह लगता था, जब वो उन्होंने उस बच्चे को देखा, उसकी मुस्कान को देखा, तो एक बार वो भी मोह में पड़ने लगे। और उसी मोह में उनके मन में जो उद्वेग उठा, जो उद्गार उत्पन्न हुआ, उसको उन्होंने यहाँ इस तरह से प्रकट किया है। तो आप लोग इसको एक बार खुद से भी पढ़िएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि मैंने जो आपको समझाया वह जब आप पढ़ते हैं तो आपको वही चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं कि नहीं आती है। अगर आती हैं तो आप समझिएगा कि आपने कविता समझ लिया। नागार्जुन की और भी रचनाएं हैं जो आप समय मिले तो ज़रूर पढ़िएगा, लेकिन यह एक अलग तरह की रचना है जिसमें भाव ही मुख्य है।
कल हम लोग बात करेंगे फसल कविता की, और फिर समय रहेगा तो प्रश्नोत्तर की तरफ देखेंगे। इसमें प्रश्न भी उसी तरह के हैं। बच्चे की दंतुलित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? जो मेरी और बच्चे की मुस्कान में होता है वैसा ही अंतर है। खैर, इसको आप लोग अलग तरह से समझिएगा कि बच्चे का मुस्कान निश्चल होता है, निष्कपट होता है, उसमें किसी तरह की चापलूसी नहीं होती, किसी तरह का कोई वैसी भावना नहीं होती कि किसी को खुश करना चाहता हो, कोई कटसी, कोई शिष्टाचार नहीं होता। बड़ों की मुस्कान में तमाम बातें होती है, किसको देखकर मुस्कुराना है, किसको देखकर नहीं मुस्कुराना है, किस बात पर मुस्कुराना चाहिए, ये सब सोच सोच कर बड़े करते हैं। तो उसमें कई तरह की चीज़ें होती है। कई बार उसमें स्वार्थ होता है, कई बार लालच होता है, कई बार सामान्य भी होता है। तो बड़ों की मुस्कुराहट जो होती है वो, उसमें मिलावटीपन होने का चांस होता है, उसमें होता है, ये हो सकता है कि उसमें कई तरह की मिलावट हो, लेकिन बच्चों की जो मुस्कान होती है वह एकदम स्वच्छ, शुद्ध और निष्कपट होती है। इस तरह से इस कविता को सोचना है और देखना है प्रश्नों को भी। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, फिर कल हम लोग फसल कविता पढ़ेंगे।